इतिहास हम पढ़ चुके हैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टस से, और साक्षात्कार के लिए हमारी कला और संस्कृति में से क्या मुख्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। उसमें 4-5 टॉपिक 7 टॉपिक हम मुख्य रूप से देखेंगे। पहला अपनी हस्तकलाएं प्रमुख कौन कौन सी है, दूसरा राजस्थान की चित्रकला, तीसरा हमारी स्थापत्य कला जिसमें हम देखेंगे किले कैसे हमारे कौन कौन से किले प्रसिद्ध हैं, उनके अलावा हवेलियां, उनके अलावा छत्रियां और बावड़िया और जो स्मारक वगैरह जो मिलेंगे अपने को उनके ऊपर अपन बात करते रहेंगे ना। उसके अलावा लोक देवता लोक देवियाँ और हमारे संत, राजस्थानी भाषा, गायन की शैलियाँ और नृत्य, इन सब पे हम बारी बारी से एक एक करके हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम हस्तकला स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि राजस्थान सरकार हाल ही में एक हस्तकला नीति लेके आई है ना 2022, हस्तकला नीति 2022 हमारे राज्य की तो पहली है और देश में तीसरे नंबर पे है। हमसे पहले कौन कौन लेके आए हैं, आसाम और उड़ीसा। ठीक है, उन दोनों के बाद तीसरा कौन लेके आया, राजस्थान, और राजस्थान पहली बार लेके आया है 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। बात करते हैं हस्तकला की। सबसे पहले हमने बात की हस्तकला नीति 2022। खास बात क्या है, राज्य की पहली, ठीक है, राज्य की पहली हस्तकला नीति है, देश की तीसरी है। हमसे पहले कौन ला चुके हैं, असम और उड़ीसा। ठीक है, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होगा, देखिए देश में बहुत सारी हमारी हस्तकलाओं की हम बात करेंगे तो बहुत सारी कलाएं अभी लुप्त होने लगी है, उनको इतना संरक्षण नहीं है, तो उसके लिए सरकार अब प्रयास करने जा रही है। पहला प्रयास तो क्या करेगी, जो कलाकार होंगे उनको संरक्षण दिया जाएगा। कैसे संरक्षण दे सकते हैं कि उनको जैसे मान लो प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी, उसके अलावा और क्या होगा, उनको विपणन की सुविधाएं दी जाएंगी, और क्या होगा, और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट का आप देखते हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं ना तो हस्तकला का कोई छोटा सा वो लेकर के उसको प्रेजेंट करते हैं। आपको किसी को गिफ्ट देना हो सामने वाले को तो ऐसी चीज़ देते ही फिर वो चर्चा में आ जाता है ना। तो ये अच्छे नेताओं की निशानी है, माननीय सीएम साहब भी ऐसा करते हैं। तो उसके अलावा क्या क्या करने वाले हैं इसमें, कलाकारों को एक तो प्रोत्साहन, कलाकारों या बुनकरों को संरक्षण, है ना। संरक्षण में क्या क्या हो सकता है, संरक्षण में देखो एक तो होती है वित्तीय मदद, और क्या होता है प्रशिक्षण। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना, अब आज कोई भी उत्पाद है अगर पहले की तरह बनाते रहोगे तो महंगा पड़ेगा और उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है तभी वो टिक पाएगा स्पर्धाओं में। उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बाद विपणन की जो सुविधाएं हैं सरकार उनके लिए प्रयास करेगी मैक्सिमम उनके लिए विपणन की सुविधाएं दी जाए। उनके लिए हाट लगाए जाएंगे, हाट, मेलों में प्रमोट किया जाएगा, मेलों का आयोजन, है ना। जैसे बुक फेयर राजस्थान में भी जयपुर में लग रहा है, जयपुर बुक फेयर चल रहा है और किसी पर्टिकुलर उत्पाद को लेकर के सरकार चलाती है। आज कल ही कुंभलगढ़ फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल में भी क्या कर रहे हैं, वो कालबेलिया नृत्य के माध्यम से मानी स्टार्ट हुआ है। कालबेल जब नृत्य आयोजन पढ़ेंगे, कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को ने अमूर्त साइट में रखा है, यूनेस्को की विरासत सूची में रखा है। तो कालबेलिया नृत्य क्या है उसको भी देख लेंगे। वित्तीय मदद मिलती है, प्रशिक्षण होता है, विपणन, हाट, मेले, और क्या होती है, युवाओं को छात्रवृत्तियां दी जाती है, और क्या, रोजगार सृजन किया जाता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सरकार। और जो शिल्प ग्राम है, शिल्प ग्राम में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना उनको इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे शिल्प ग्राम आप देखोगे जयपुर में भी है, हम अगर यहाँ जाएंगे जवाहर कला केंद्र, आप में से किसी ने देखा होगा ना टेलर मार्ग पे, तो उसी में एक शिल्प ग्राम बना हुआ है। वहाँ पे ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, प्रमोट करती है। सबसे अच्छा काम क्या होगा, संरक्षण। जो लुप्त होने वाली हमारी कलाएं हैं उन कलाओं का क्या किया जाएगा, प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, उसके अलावा वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, और क्या किया जाएगा, सेमिनार्स आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की नीति सरकार लेके आई है जो स्पेशली फोकस्ड किस पे, शिल्प कलाओं पे फोकस्ड है। और इसके बाद हमारी जो कलाएं हैं उनको प्रमोट करेंगे, संरक्षण करेंगे, और उनको हम संरक्षण देंगे, साथ देंगे उनका। ये समझ में आ गई अपनी को नीति।
यहाँ तक ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कलाओं का संरक्षण हम कर रहे हैं, या फिर कौन सी कलाएं हमारी प्रसिद्ध है। सबसे पहले एक नाम आता है ब्लू पोट्री। क्या है ये बताओ जरा। देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और नीले कलर से उन पे पेंटिंग्स की जाती हैं, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। वो ब्लू पोट्री आपने कई देखे होंगे, फूलदान रखे होते हैं या कोई ऐसे एंटिक आइटम रखे होते हैं, कई होटल्स में आप देखते हो या फिर कोई फोर्ट में आप देखते हो या फिर घरों में भी देखते हो। तो वो ब्लू पोट्री को उदाहरण है। कैसे बनाई जाती है ब्लू पोट्री? 4-5 चीज़ों को मिला करके बनाई जाती है। मिश्रण होता है किसका? एक तो क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें? ग्लास पाउडर। और क्या होती है? मुल्तानी मिट्टी। बोरेक्स और गोंद। ये 5 चीज़ें होती हैं। इन 5 चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के एक मिश्रण तैयार किया जाता है और उस मिश्रण को हल्की आंच पे पकाया जाता है। तेज आंच पे नहीं, हल्की आंच पे, क्योंकि ये बहुत नाजुक बनते हैं ना। हल्की आंच पे पका करके और नीले कलर की उस पर पेंटिंग्स की जाती हैं। और क्या क्या बनाते हैं इसमें? सुराही बनाते हैं। सुराही समझते हो? जिसे पानी पिलाया जाता है। उसके अलावा और क्या होता है? फूलदान होते हैं, है ना। कुछ सजावटी चीज़ें बनाई जाती है, वो इसमें मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो बेसिकली आप 3-4-5 चीज़ों के नाम याद रखो। कौन लेके आया था जयपुर में इसको? मान सिंह थोड़ी लेके आए थे। राम सिंह द्वितीय के टाइम में है जो ये चरम पर थी, राम सिंह द्वितीय जी के टाइम पे। और इसके जो फेमस कलाकार थे वो कौन थे? कृपाल सिंह जी शेखावत हैं, उनको पद्मश्री मिल चुका है इसमें ना। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप याद रख लोगे, इतना ब्लू पोट्री के लिए बोल दोगे आप मेंस में, तो मोर देन एनफ। इतने में तो समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में इनको ब्लू पोट्री की पता है। सीधी सी क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो आपने देखा होगा, ऐसे सुराई सी बनी होती है, फूल वूल से लगाते हैं उसमें, फिर इसके ऊपर कुछ पेंटिंग सी बनी होती है ऐसे ऐसे से, है ना। वही है, साधारण सी चीज़ें हैं, बट एंटिक पीसेज होते हैं, एंटिक आइटम्स होते हैं, इसलिए आपको लगेगा कि हाँ तो संरक्षण की आवश्यकता है। ब्लू पोट्री हो गई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब हो सकता है कि आगे भी आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। बताओ देख। 2 जगह की प्रसिद्ध है, एक कोटा की, एक गोगुंदा की। 2 जगह की ब्लैक पोट्री बहुत फेमस है। हालांकि कई जगह पे, हर जगह पे आजकल हर चीज़ बनती है, लेकिन पहले से कहाँ बनती आई है, कहाँ की थोड़ी फेमस है, वो देखते हैं। ब्लू पोट्री ऐसा नहीं कि जयपुर में बनती है, सब जगह बनने लगी आजकल, लेकिन जयपुर की थोड़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इतना ही पूछेंगे, इससे आगे तो पूछेंगे नहीं, वो रैपिड फायर चलता है आरपीएससी में तो। इसके अलावा दूसरी कौन सी लेते हैं हम? मीनाकारी ले लेते हैं। मीनाकारी कौन लेके आए थे? मान सिंह जी। मान सिंह थम। और इसके फेमस कलाकार कौन है मीनाकारी के? कुदरत सिंह जी, है ना। 2-3 चीज़ें याद रखो। कुदरत सिंह जी को इसमें क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। अब ये कहाँ से लेके आते थे? आप बोलते ना ये मान सिंह जी लेके आए थे, राम सिंह जी लेके, कहाँ से लाते थे? हाँ, ये लाहौर के गवर्नर थे, तो वहाँ पर जो कलाकार मुगल दरबार में थे, उनमें से कुछ कलाकारों को ये अपने दरबार में भी भिजवा दिया करते थे कि आमेर लेके आ गए। उनको ज़्यादा पसंद आ गई वो कलाकारी, तो आमेर लेके आ गए। आमेर लेके आ गए तो यहाँ पर भी वो कलाकारी आगे बढ़ गई। अब ये क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे आपने वो देखी थी, तो इसमें जो अपने का ग्लास पाउडर होता है ना, इसको क्या करते हैं, 750 से 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्म करो, ये तो बहुत ज़्यादा तापमान हो गया, इतने पे गर्म करोगे तो बिल्कुल पिघल जाता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो अपने जो आभूषण बने होते हैं, किसके? सोने के और चांदी के और तांबे के भी कुछ एंटिक पीसेस जो होते हैं ना, इन इनके जो आभूषण या कोई भी सजावटी वस्तुएं बनी होती हैं, उनके ऊपर इसकी परत चढ़ाई जाती है ग्लास की। ठीक, उससे क्या होगा, उसमें चमक आ जाती है स्पेशल। वो बहुत फेमस है, जयपुर की मीनाकारी जो है बड़ी फेमस है। तो वो एक तो साधारण सोने का होता है, फिर आप सुनार को देते हो ना कई दिन पहनने के बाद में, सर तो काला पड़ गया थोड़ा सा, तो उसको चमका देता है थोड़ा सा। लेकिन अगर इस टाइप के आइटम्स होंगे तो काले नहीं पड़ते, ये खास बात है, क्योंकि उस पर
लेयर चढ़ी होती किसकी, शीशे की, तो उस वजह से वो मीनाकारी बहुत फेमस है। इसके अलावा और क्या था बोला, थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ। प्रतापगढ़ की फेमस है ना। और बहुत कम बचे हैं लोग जो सेवा कला को मतलब कर पाते हैं काम, है ना। कौन है प्रतापगढ़ का, एक सोनी परिवार है ना, सोनी परिवार है, जिसमें नथुराम जी जो सोनी है ना, इन्होंने तो शुरू किया था इसको। और एक महेश जी सोनी है, इनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार। इसमें क्या करते हैं, बेल्जियम जो शीशा है वो लिया जाता है, विदेश से मंगाया जाता है अच्छे वाला शीशा, और उस पे वो अपना कुछ मतलब कलाकृतियाँ बना लेते हैं। उसके बाद सोने की एक पतली सी परत उसके ऊपर चढ़ाते हैं, और चांदी के जो सांचे होते हैं उसमें कस के बांध देते हैं उसको, और फिर उसको गर्म करते हैं बहुत तेज़। उससे क्या होगा, वो सोना जो होता है वो शीशे के ऊपर एकदम सेट हो जाता है, और एक बेहतरीन कलाकृति बनती है जो क्या कहलाती है, सेवा कला कहलाती है। ठीक है, क्या करोगे, शीशे के ऊपर क्या चढ़ाओगे, सोने की महीन सी जाली होती है, जाली बोल दो या परत बोल दो, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको चांदी के सांचों में बंद कर देते हैं। फिर गरम आंच पर पकाया जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, थेवा कला को देखने को मिलती है। बहुत लिमिटेड लोगों तक है इसकी पहुंच, बहुत लिमिटेड लोग ही बनाने जानते हैं इसको, इसलिए इसका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो शिल्पकला की जो नीति है ना, उसमें इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। ठीक, अगला अपना कौन सा है, टेराकोटा। समझ में आ रहा है, हाँ? टेराकोटा की बात कर ले, टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, हाँ, है ना। इसमें क्या करते हैं टेराकोटा में, मिट्टी के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं, खिलौने भी बनाते हैं, और उनको बना करके, क्या बोल रहे हो, अच्छा, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं और खिलौने बनाते हैं टेराकोटा में। और वहाँ पे इतना महत्व है इसका उस क्षेत्र में, कि आसपास के जो आदिवासी परिवार हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के, इन मूर्तियों को लेके जाते हैं, स्थापित करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इन बहुत पवित्र माना जाता है इसको। और इनके एक मोहनलाल कुमावत जी हैं, इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिल चुका। ठीक है, टेराकोटा समझ गए आप, क्या होते हैं टेराकोटा, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, और उनको आँच में पकाते हैं, और पकाने के बाद में उसका उपयोग आदिवासी लोग पूजा के लिए, उपासना के लिए करते हैं, और खिलौनों को बच्चों के लिए उपयोग में क्या जाता है। अगली कौन सी अपनी, देखिए, उससे पहले ये ले लेते हैं, पुस्तक कला ले लेते हैं, पुस्तक कला ले लेते हैं। देखो, पुस्तक कला के लिए कल हमने बात की थी, पुस्तक कला क्या है, पुस्तक कला क्या है, ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर स्वर्ण चित्रकारी की जाती है ना, मरे हुए ऊंट, ऊंट की जो खाल होती है ना, जीवित के ऊपर जो आकृतियाँ वो बनाते हैं ना, फूल पत्तियाँ, उसको पुस्तकला नहीं बोलेंगे, मरे हुए ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर स्वर्ण चित्रकारी की जाती है। कौन लेके आए थे ये? हम्म? कौन लेके आए थे, राय सिंह जी, राय सिंह जी और करण सिंह जी थे, काबुल के दरबार में थे, तो उस क्षेत्र की कलाकारी थी, तो वहाँ से
लेके आ गए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि कौन लेके आया था, किसने संरक्षण दिया था, पर थोड़ा सा मान लो अगर बोलने को क्या कुछ ध्यान में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये बताओ कि इसको उस्ता कला क्यों बोलते हैं? भाई ना तो ऊँट आया उस्ता में। हाँ हाँ, हिसामुद्दीन उस्ता तो इसके कलाकार थे। हिसामुद्दीन उस्ता ना। ये तो कलाकार थे इसके, सही बोला आपने। लेकिन उनके नाम पे थोड़ी उस्ता कला बोल देंगे इसको। भाई पहले भी तो कुदरत सिंह जी थे, उसको सिंह कला नहीं बोला फिर हमने, कलाकार के नाम पे तो नहीं रखा। लेकिन ये बात सही है कि जो कलाकार आए थे ना इसके, वो सारे उस्ताद थे, और उस्तादों के नाम पर ही उस्ताद मोहल्ला वहां बसा दिया गया। हाँ, उस्ताद को शॉर्टकट में उस्ताद भी बोलते हैं, कलाकारों को उर्दू में उस्ताद बोलते हैं। तो उस्ताद को उस्ता बोला, उस्ता कईयों ने अपना सरनेम रखा, फिर कंटिन्यू वही लोग आके इसको परस्यू करते रहे। और अभी भी जो है उस्ता मोहल्ला है वहाँ पे बीकानेर में, वहाँ ये कलाकार हैं। और कल ही घोषणा, कल परसों ही घोषणा हुई ना, शौकत उस्ता के लिए। शौकत उस्ता है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले घोषणा हुई है। तो ये भी नाम आप याद रख लेना, अगर उस्ता कल आएगा तो हो सकता है शौकत उस्ता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। वहाँ का जो कैमल कैमल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे इसकी जो है ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। बीकानेर में जो कैमल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर उस्ता कला की ट्रेनिंग दी जाती है। और कैमल से आ गया तो सरकार के एक उच्च संरक्षण योजना, हाल ही में सरकार एक योजना लेके आई है ऊँट के लिए, उच्च संरक्षण योजना। क्या है ये? इस योजना में क्या है? सरकार ऊँट के जन्म पर कितने रुपए देगी? 10,000 देगी। इसमें से 5,000 तो जन्म पे दे देगी, और 5,000 1 साल के बाद देगी। और जो डॉक्टर होंगे, डॉक्टर को कितने 50 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे क्या होगा? ऊँटों का संरक्षण होगा, है ना। इनको टैग किया जाएगा, और टैग के बाद में साल भर तक इनको मॉनिटरिंग की जाएगी, और उनको 5-5 हज़ार 2 किस्तों में दे करके 10,000 रुपये टोटल दिए जाएंगे। तो उस संरक्षण योजना हाल ही में आई है। तो ऊँट का नाम कहीं भी आता है, पुष्कर मेला आ जाता है, वो पुष्कर मेले में ऊँट है ना, तो उसमें भी वही है कि भाई मिस्टर ऊँट मिस्टर ऊँटनी जो है उनका पुरस्कार होता है। और बाद में वेट लिफ्टिंग ऊँट करते हैं, जहाँ ऊँट आ गया वहाँ पे अचानक इस योजना पे ध्यान उनका जा सकता है, तो आप देख लेना। ये हो गया उस्ता कला। अब एक एक प्रश्न ये आता है कि अपने पास जयपुर वाले जो होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं भाई, एक तो आपके पास 2 प्रिंट है, एक तो सांगानेरी प्रिंट है, और दूसरा कौन सा है? बगरू प्रिंट। तो ये बोलते हैं भाई पहले तो नाम बताओ कलाओं के, या फिर इनके बारे में तो सब बता ही देंगे, तो फिर ये बताओगे अंतर क्या है दोनों में। या फिर क्या हो सकता है किसी एक के बारे में पूछ लेंगे, हाँ बताइए कि सांगानेरी प्रिंट क्या होता है, या बताइए कि बगरू प्रिंट क्या होता है। या फिर कोई डीप में चला जाए तो बोला कि दोनों में अंतर क्या होता है। हम दोनों को आराम से बारीकी से देख लेते हैं, इनमें क्या अंतर है। एक तो सांगानेरी प्रिंट में कौन से कलर काम में लिए जाते हैं? हैं? काला और लाल कलर प्रयोग में लिया जाता है ना। और यहाँ बगरू प्रिंट की अगर हम बात करते हैं, तो बगरू प्रिंट में क्या कौन सा कलर किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। सारे जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, ये रासायनिक कलर है। कलर तो ये भी होते हैं प्रकृति से प्राप्त, लेकिन इसमें हम रसायन का उपयोग कर रहे हैं, और उसमें हम रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पहला प्रयोग तो ये है। सांगानेरी प्रिंट में बगलू प्रिंट में ये फर्क ये आ गया। और दूसरा क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो कपड़ा जो यूज लेते हैं ना, ये सफ़ेद कपड़े पे होता है, या ऑफ वाइट बोलते हैं। ऑफ वाइट कलर का जो कपड़ा होता है, कपड़े के जो थान होते हैं ना बड़े बड़े, उनके ऊपर पहले से एक वो बना के रखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, और वो छपाई करते रहते हैं, और वो कपड़ा आगे बढ़ता रहता है और छपाई होती रहती है ना, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में होता है ना। ऐसे बड़े बड़े जो भी आपको छपाई करनी है ना, ऐसे ब्लॉक बना लिया मान लो लकड़ी का, और इस पर कोई डिजाइन आपने ऐसे ऐसे बना दी, और वो सेट कर दिया आपने। अब कपड़ा आता रहेगा, उस पर छपता रहेगा, और आगे कपड़ा चलता रहेगा। तो ये तो वाइट कलर के कपड़े पे होता है। और बगरू प्रिंट जो होता है वो रंगीन कपड़े पे होता है। ठीक। और तीसरी क्या है? चित्र कौन से बनाए जाते हैं इसमें? अब देखिए, इसमें प्राकृतिक कलर का उपयोग यहाँ पे हो रहा है, लेकिन चित्र यहाँ प्राकृतिक बनाए जाएंगे। इसमें क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं? बेल बूटे बनाए जाते हैं, और फूलों की पंखुड़ी,
और क्या है? खजूर, केले। आपने देखे होंगे ना बेडशीट्स देखी होंगी जिसमें खजूर के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, आपने देखे होंगे ऐसे बेल बूटे साइड में होते हैं, है ना? जयपुर में काफ़ी सारी मिलती हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर हम चित्र देखेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सी ज्यामितीय संरचना है? ज्यामितीय संरचनाएं क्या होती है? हाँ, हाँ, आयत, त्रिभुज, है ना? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये सारे। और क्या होगा? चौपड़, और चटाई। चौपड़ ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। चटाई ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे। तो स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाता है कि बगरू प्रिंट है या सांगनेरी प्रिंट है। तीन चार आपको चेंज बता दिए इसमें, उसके हिसाब से आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। अगर एक पूछेगा तो उसका बता देना, दोनों पूछते हैं तो कंपेयर कराते तो आप दोनों का बता सकते हो। दूसरा क्या होता है भाई, कैसे करते हो तो आप बोलना दोनों ही ब्लॉक प्रिंटिंग है। दोनों ही ब्लॉक प्रिंटिंग है। पहले एक लकड़ी का ब्लॉक लेंगे, उस पर जो भी मनचाही डिजाइन होगी वो बना ली जाती है, और उसके हिसाब से प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, ये आ गया समझ में? और कौन सी कलर रहेगी अपनी? मथेरना और अजरक प्रिंट, दो रह गए ना। अब प्रिंट कर रहे हैं तो पहले अजरक प्रिंट ले लेते हैं। अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। अब देखिए इसमें जो संरचनाएं हमने देखी थी सांगानेर प्रिंट में और बगरू प्रिंट में, ये उससे थोड़ा ज्यामितीय कलर की ज्यामितीय संरचना इसमें ज्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि इस पे तुर्की प्रभाव पाया जाता है। तुर्क की तरफ से जो लोग आए थे ना, वो प्रभाव इस पे भी परिलक्षित होता है। और लाल कलर का प्रयोग होता है इसमें, लाल और काले कलर का प्रयोग। हाँ, लेकिन वो मिक्स करके भी प्रयोग करते हैं और वैसे भी अलग अलग भी करते हैं, है ना? तो आप अगर इनकी बेडशीट देखोगे ना, तो इनकी बेडशीट क्या होगा, लगभग रंगीन कलर में होगी। और फिर यहाँ पे ऐसे ज्यामितीय स्ट्रक्चर होंगे इस पे, या फिर अंदर कुछ होगा। तो आप ये देखोगे कि इनमें और इसमें सांगनेरी प्रिंट में, इनमें साफ आपको अंतर नजर आ जाएगा। अगर आप नेट पे निकाल के देखोगे ना दोनों की फोटो, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा अंतर क्या है। अब कौन सी बच गई? मथेरना। मथेरना क्या है? हाँ, गीले प्लास्टर पे पहले से चित्र बनाते हैं और फिर उनमें कलर भरा जाता है। ठीक। पहले चित्रकारी करेंगे, और चित्रकारी करके उसमें क्या करेंगे, रंग भरे जाएंगे। कहाँ के प्रसिद्ध है? हाँ, दो जगह की। एक तो बीकानेर की, और एक दूसरी कौन सी की? शेखावाटी की। बीकानेर में क्या बोलते हैं इसको? आला किला। और शेखावाटी में बोलते हैं पणो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। आप जिस भी एरिया के रहने वाले होगे ना, उस एरिया के लोग भाई आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, वो थोड़ा देखना। चीज़ वही है दोनों। जब हम शेखावाटी की हवेलियाँ पढ़ेंगे, तब इसको और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि वास्तव में वहाँ की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो शिल्प कला में इतना ही था। हो गई अपनी सारी। हस्तकलाओं में ब्लू पोर्ट्री, मीनाकारी, थेवा कला, टेराकोटा, सांगानेरी, बगरू, अजरक, मथेरना, पुस्ता कला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने पास आएगा। हाँ? कास्ट कला, वो पूछते कम है यार वो। मैं तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम करने बैठेंगे ना, तो काबू प्रिंट है और काफ़ी सारी चीज़ें अगर हम लेके आएंगे ना, बंधेज है, आप करते जाओ। पर अपन इंटरव्यू लिहाज से पढ़ रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में ज़्यादा आता है, क्या क्वेश्चन उनके मुंह पे ज़्यादा आते हैं, वो हम देख लेंगे। चित्रकला राजस्थान में कितने तरह की है? चार तरह की। कौन कौन सी? एक मेवाड़, दूसरी मारवाड़, तीसरी ढूंढाड़, और चौथी हाड़ौती। ठीक है ना? चार चार प्रकार की अपने पास चित्रकारी होगी। अब जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हो, उस क्षेत्र की तो आपको आनी ही चाहिए, है ना? लेकिन हम चारों को एक बार देख लेंगे मोटा मोटा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर लिया जाए, भाई इसमें और उसमें तुलना करो क्या अंतर है, तो आप बता सको। पहले तो ये बताओ मेरे को, मेवाड़ में कौन कौन सी आती है? एक तो नाथ द्वारा, हाँ? देवगढ़, और हाँ?
54। इसमें से क्वेश्चन किससे आएगा? मारवाड़ में कौन कौन सी आएंगी बताओ? नागौर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ज्यादा प्रश्न कहाँ से आएंगे? शैली से। यहाँ पे अपने कौन कौन से आएंगे आमेर में? आमेर शैली और उनियारा और शेखावाटी, शेखावाटी और अलवर। प्रश्न कहाँ से ज्यादा आएंगे? अलवर से। आने को सारों से आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कौन सा फेवरेट है। अड़ती में कौन कौन आएंगे अपने? कोटा और बूंदी। ठीक है। एक तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई कौन सा जिला कौन सी उसमें फॉल हो रहा है। आप जिस जिले के रहने वाले हो आपको पता कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रहने वाले हो अलवर के, आप बता दो मेरे तो मारवाड़ शैली है ना। तो एग्जैक्ट ये पिक्चर तो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए मेरा जिला कौन से में आता है ना। पूछा कुछ भी जाता है, विशेषता पूछ लेते हैं भाई मारवाड़ वालों की क्या विशेषता है। एक तो लाल पीला कलर है इनमें ना। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप जिसमें फॉलो हो रहे हो ना वो पूरा ही ध्यान रखो ना। अजमेर आ गया, किशनगढ़ पूछ सकते हैं। पूछने को तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका जो परिवेश है जहाँ आप रहते हो या आप जॉब करते हो या आपने अपनी पढ़ाई की है, अगर इनमें से कोई चीज़ वहाँ टच हो रही है और कोई फेमस है या उस समय न्यूज़ में आ गई है तो वो उनकी जुबान पे आ जाती है ना। तो अजमेर भी करना है, किशनगढ़ भी करना है। ठीक है, दोनों ही करने हैं। तो जैसे देखो इनका कलर क्या है, लाल पीला कलर यूज करते थे मेवाड़ वाले। लाल पीले रहते, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, है ना, उसे याद रह जाएगा आपको। तो लाल और पीला कलर यूज करते थे। दूसरा क्या करते थे, लड़ाइयों के चित्र बनाते थे। भाई जो आदमी जो देखेगा सोचेगा वही बनाएगा ना, लड़ाइयों के चित्र। और कदम्ब के वृक्ष के चित्र हैं इनमें। ठीक है, ये चित्रांकन यहाँ देखने को आपको मिलता है। अगर मारवाड़ की हम बात कर लें तो रंग तो यहाँ भी लाल पीला यूज किया है, लेकिन इन लोगों ने चित्र किसके ज्यादा बनाए हैं? इन्होंने प्रेम कथाओं के चित्र ज्यादा बनाए, है ना। जैसे कौन कौन सी है? ढोला मारू, महेंद्र मूमल, है ना। इन दोनों को पढ़ लेना आप, है ना, क्या कहानियां हैं। कई बार जुबान से आ जाता है, पूछ लेते हैं बताओ क्या कहानी थी, है ना। और एक क्या है इसमें, पुरुषों को तो बनाया बताया है हट्टा कट्टा, और महिलाओं को बताया ठिगनी, है ना। ये थोड़ी सी विशेषताएं हैं ताकि वो आपसे पूछ ले, कंप्रोमाइज आपस में कंपेयर करवा लेते हैं वो कई बार, है ना, तो उस चक्कर में आप बता सको थोड़ा सा। और अपने आमेर वालों में क्या है खास बात? देखिए, एक तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। सॉरी, प्राकृतिक का तो यहाँ पे आएगा। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग बूंदी वाले में। और इन्होंने चित्रांकन भी प्रकृति से रिलेटेड है। हाँ, पशु पक्षियों के चित्र हैं। अपने जयपुर वालों क्या है, मुगल प्रभाव दिखाई देता है ना। मुगल प्रभाव होगा। अब बनाते क्या है फिर ये, पोर्ट्रेट, आदमकद के चित्र। और क्या बनाएंगे, विलासता के चित्र हैं इनमें। और क्या बनाएंगे, हाथी, उद्यान, और जो भी मुगलों के पास जो जो चीज़ें जैसे फंवारे वंवारे थे वो चीज़ें हो गई, या फिर मतलब वस्त्र ऐसे बनाएंगे जो थोड़े पारदर्शी होते थे, है ना? वो सब आपको इनमें क्या बोल है। हाँ, योगासन के चित्र। मतलब आप ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना कि भाई कौन सी जगह की जो चित्रकला है उसमें क्या चीज़ों की प्रधानता थोड़ी सी थी, एक पिक्चर में दिमाग में रहेगी तो आप आंसर के आसपास रहोगे। वो आपसे एग्जैक्ट नहीं चाह रहे हैं कि आप मेंस की तरह आंसर राइटिंग करो, बट हवा में तीर भी नहीं मारना है। हवा में तीर मारोगे तो फिर अगली बार फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, और यहाँ से कोई वापस नहीं जाना चाहिए। आप मेंस पास करके आप इंटरव्यू के लिए आ गए हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। टाइम नहीं है, नहीं है। स्ट्रेस है, वैकेंसी कम है,
टाइम से नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं करा रहे हैं। कोई बोलता है करप्शन है, जैक चलते हैं, पैसे चलते हैं, चलते होंगे, है ना, हजार बहाने होंगे, लेकिन 100% प्रूफ करके आना है, सिलेक्शन लेना है, और 100% लोगे सिलेक्शन। एकदम बॉर्डर पे बैठे हो, थोड़ी सी गलती सारे सपनों को खत्म कर देगी। और जरा सा आपका अवेयरनेस, थोड़ा सा अटेंशन, 15-20 मिनट का, है ना, अंदर जाओगे ना, जरा सा भी कैजुअल नहीं होना है। कई बार वो हंसी मजाक करेंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगेगा अरे ये तो अपने से लोग हैं, है ना, वो चेक कर रहे हैं आपका टेम्परामेंट। आप आरएस बनने के बाद भी जब कलेक्टर साहब के सामने खड़े होगे ना, आपको भाव नहीं मिलेगा, 15-20 मिनट तक आपको देखेंगे ही नहीं, आप बैठे हो वहां पे, क्योंकि तो इसलिए आपका वो देख रहे हैं टेम्पर कैसे हो। कई बार आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाएगा रूम में जाते ही। हम लोग मॉक इंटरव्यू में यहाँ देखते हैं कि आते ही लोग, हाँ ठीक है नमस्कार सर, नमस्कार, खुद ही जाके, फिर उनको याद आ जाता है, फिर वो साइड में खड़े जाते हैं, है ना, आदत हो गई है कि भाई कहीं जाके नहीं। आपको अटेंटिव रहना है, 15-20 मिनट की बात है, और 15-20 मिनट में एक एक सेकंड जो रहेगा ना, वो आपके पर्सनालिटी को बयान कर रहा है, वो आपके नंबर ऊपर नीचे कर रहा है। मेंस के आपने आंसर नंबर देख लिए, ज़्यादा फर्क नहीं है टॉपर में और नीचे वाले में, बहुत टफ चेकिंग हुई है अब की बात। इसलिए फर्स्ट रैंक भी आ सकती है, ये दिमाग में रखो, फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। बाहर होने का तो बिल्कुल नहीं सोचना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 100% सिलेक्शन है ना, 100% सिलेक्शन है, जो भी यहाँ बैठा ना उसका सबका सिलेक्शन है। और फर्स्ट रैंक की तरफ देखो, बस ये बचा इंटरव्यू, भैया से आगे कहाँ पहुँचोगे, 55 आगे कहाँ पहुँचोगे, कल बताया था मैंने, है ना, एक एक नंबर रैंक डिसाइड करेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे रिजल्ट आने के बाद। एक नंबर और आता था वो एसडीएम था, अभी डिप्टी है, अभी डिप्टी है। एक नंबर और आ गया होता तो तहसीलदार नहीं होता, और एक नंबर से बाहर भी हो गया होता। ऐसे भी मिलेंगे उदाहरण आपको, एक एक नंबर का बहुत फर्क आएगा। मेंस का रिजल्ट आया, 0.25 से लोग बाहर हुए हैं, देखा है आपने, 313.75 की मार्कशीट भी देखी है आपने। खत्म हो गया सब कुछ, कितने सालों से लग रहे होंगे, अब नहीं छोड़ना है यहाँ के, ठीक है। अपन कहाँ आगे, चित्रकला कर ली हमने, और क्या है अपनी लिस्ट में, स्थापत्य कला, क्या बोल रहे हो, गायन शैलियाँ देखते हैं। छोटे टॉपिक पहले करते हैं आज, है ना, नहीं तो टाइम खत्म हो जाता है और सिलेबस खत्म नहीं होता। कौन कौन सी शैलियाँ है बताओ देखे, और 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 तालबंदी, है ना, 4 लोग गायन शैलियाँ हमारे यहाँ पे है। और वास्तव में इतनी बेहतरीन है, जब हमने जवाहर कला केंद्र में इनके प्रोग्राम देखे ना, आप अपनी आंखें नहीं हटा सकते। बहुत बेहतरीन ये प्रोग्राम प्रस्तुति करते हैं, कभी अवसर मिलेगा तो आप पक्का देखना। अभी एक तो ये कब इस प्रसिद्ध हुई थी भाई, ये 10वीं शताब्दी से चल रही है, ठीक है। बांड कौन सा क्षेत्र है, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, है ना। और कौन कौन है इसके गायक कलाकार, बता दो मेरे को, गौरी बाई, मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, है ना। कौन सा फेमस जो गीत है वो इस शैली में गाया जाता है राजस्थान का, केसरिया बालम, हमारा राज्य जो गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, वो मांड गायन शैली में गाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लेना। अगर हो भी सुनना है तो गवा के देखने के चांस कम है, लेकिन पूछा जाए तो 2 लाइन गा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी आपकी आवाज़ हो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ना कि आप कोई गाना गा के बताओ, कविता बोल के बताओ, ये आपका सौभाग्य है। और आप इस क्वेश्चन को गोल्डन क्वेश्चन समझो, और वहाँ पे सुना गया हो, ताकि 2-3 मिनट में उनका ना दिमाग थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और भैया ऐसी नंबर आ जाए सीधे, ठीक है। मांगन यार, ये कौन से क्षेत्र में है भाई, हाँ, एरिया याद रखना है ना, जैसलमेर और बाड़मेर का एरिया में, है ना। कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं इसमें, कुड़ताल और कमायचा,
कलाकारों के नाम याद रखना, वो सागर खान, सद्दीक खान जो है, उनके नाम आप बोल सकते हो वहाँ पे। तो थोड़ा सा दो चार लाइन आपको बोलने के लिए वहाँ मिलनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है ना। लंगा गाय की है, ये भी बस जैसलमेर बाड़मेर ही है ना, लेकिन इसमें क्या है, फर्क क्या है बताओ। लंगा और मांगड़ियान में क्या फर्क है? दोनों जैसलमेर बाड़मेर से ही है। जो गाने वाली जनजाति है ना, वो यहाँ पे लंगा जनजाति है, और यहाँ पे मांगड़िया जनजाति है। एक तो फर्क ये आ जाएगा इसमें। एक वाद्य यंत्र ये खड़ताल और कामा से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं, मोरचंग और सारंगी, है ना, ये यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा लय ताल अलग बनती है। भाई आप तो हारमोनियम से गाना गा रहे हो और एक ढोलक से गा रहे हो, तो अलग ही बनती है ना लय ताल, तो वो लय ताल का फर्क है, ये आपको हो जाएगा। तालबंदी क्या है, ये अपना सवाई माधोपुर और करौली का जो क्षेत्र है ना, यहाँ के जो साधु संतों ने इसको स्टार्ट किया था। वो अपने जो नगाड़े बजा करके, नगाड़ा इसका वाद्य यंत्र है, तो नगाड़े बजा करके और वो अपना भजन कीर्तन करते थे। और वो जो भी उनके पास होते हैं, वो चिमटे वगैरह वो बजा बजा करके, तालबंदी होता है मतलब एक तरफ से कुछ और बोल रहे हो, एक तरफ से कुछ और बोल रहे हो, आपस में एक दूसरे को ना, जैसे कव्वाली टाइप, ऐसे तालबंदी करना आपस में। तो ये अपने को कौन से क्षेत्र में कौन सी अपनी गायकी है, गायन शैली अपने पास कौन कौन सी प्रचलित है, वो चारों गायन शैली हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट? नृत्य ले लेते हैं ना। प्रमुख नृत्यों की हम बात करेंगे, सारे नृत्य नहीं देखेंगे। पहला तो हमारा राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। लड़कियों को तो इसके बारे में 100% पूछते ही पूछते हैं, कई उसे ये पूछते हैं कि भाई बताओ कैसे करते हैं। तो आपको ये दो चार शब्द मुंह में आने चाहिए कि हाथों के लचकदार संचालन होता है, या फिर जो अपना जो घाघरा होता है उसको घुमेर बनता है, या घूम घूम के महिलाएं ऐसा नृत्य करती है। और नहीं बोलो तो ऐसे बोलना ब्याह शादियों में महिलाएं ये नृत्य करती है ना। और अपना राज्य नृत्य है। और एक आध नहीं याद आ रहा तो बोलना भाई पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण ने भी घूमर किया था। समझ रहे हो? आप चुप नहीं रहना है वहां पे, आप दो चार वाक्य ऐसे बोलेंगे जो आपको वास्तव में घूमर से रिलेटेड है। मैंने एक भी चीज गलत नहीं बोली आपको, लेकिन सारी चीजें आपको इससे रिलेट कर रही है ना। एक दो और आप देख लेना यूट्यूब पे वीडियो चला कर कि भाई संचालन हाथों का कैसे हो रहा है, ऐसे करके ऐसे घूम घूम के, नॉर्मल सा ही है ना। लेकिन उसको बोलना कैसे है, वो बोलना भी तो आना चाहिए ना। आप वहाँ ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, आप बोलना सर ऐसे समझ रहे हो? वो आपको देख लेना है। और एक पूछते हैं भाई व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से अपने पास, व्यावसायिक जो नृत्य है ना राजस्थान में, वो कौन कौन से हैं? ये प्रश्न पूछते हैं आरपीएससी वाले पक्का। कौन कौन से बताओ? एक तो तेरह ताली, और कच्ची घोड़ी, और भवई, कालबेलिया, वेरी गुड। अब एक एक करके हम इन नृत्यों को ले लेते हैं। पहले सब बात करेंगे तेरह ताली की। बताओ जरा क्या विशेषता है तेरह ताली की? हाँ, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, रामदेव जी के मेले में ये नृत्य करती थी शुरुआत से, अभी भी करती हैं, पर अभी इसने व्यावसायिक रूप ले लिया है, तो कहीं कहीं जाकर के उत्सव का आयोजन भी इसमें किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तेरह मंजीरे होते हैं, नौ तो दाएं पैर पे, दो कोहनियों पे, और दो होते हैं हाथों में। ऐसे करके तेरह मंजीरे होते हैं। मंजीरे क्या होते हैं, गोल गोल से वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो उनको बजाते हैं, ऐसे ऐसे टकराते हैं तो आवाज आती है ना, आपने भजनों में देखे होंगे। तो वो मंजीरे तेरह बांधते हैं, इसे तेरह ताली बोलते हैं। और फिर वो बार नृत्य करती है और उनकी आवाज खनक आती है, और उसके हिसाब से ये तेरह ताली नृत्य होता है। दूसरा कौन सा आपने बताया, कच्ची घोड़ी। तो तेरह ताली का समझ गए ना, एक तो कामड़िया पंथ लिख दो, और क्या है, तेरह मंजीरे। ठीक है, दो चीजें आप याद रख लेना। कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य है भाई, कौन करता है, पुरुष करते हैं, ये बात याद रखना है ना। कई बार ऐसे पूछते पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले तीन नृत्य बताओ। महिलाओं के लिए तो आप बता दोगे, पुरुषों के लिए कौन सा है, कच्ची घोड़ी है, और कौन सा है, भरतपुर का बम नृत्य है। हाँ, ये नृत्य है। ऐसे दो चार हर चीज को याद रखना, इस जनजाति ने कौन से दो नृत्य हैं, और इस क्षेत्र के कौन से हैं, और पुरुषों के द्वारा कौन से हैं, महिलाओं के द्वारा कौन से हैं, व्यवसायिक कौन से हैं, विलुप्त होने वाले कौन से हैं। ठीक है,
शेखावटी में पुरुष करते हैं ये नृत्य। कब करते हैं? होली पे करते हैं। कैसे करते हैं? एक लकड़ी की घोड़ी पैरों के बीच में बांध दी जाती है और फिर उसके साथ ये बांध करके और वो ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के उसके ऊपर फिर नृत्य करते हैं, गोल गोल घेरा बना करके, है ना, लकड़ी की घेरे उसके साथ में। और कौन सा था? भवई। भवई नृत्य क्या है बताओ जरा। हाँ, हाँ उदयपुर में किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। और बताओ खास बात क्या है इस नृत्य की, उस पर नहीं है अभी तक। खास बात यह है कि इसमें संगीत के बाद बजाय कर्तव्य पे ध्यान दिया जाता है। तलवार पे चलती हैं महिलाएं, है ना, सर पे मटका रख लेंगी और तलवार पे चलेंगी, या टूटे हुए कांच के वो टुकड़े होंगे उनके ऊपर चलेंगे। तो इसमें क्या बोलोगे आप? संगीत की अपेक्षा कर्तव्य पे ध्यान। संगीत भी रहता है। जैसे तलवार पे चलना, टूटे हुए कांच पे चलना। ठीक है, तो इससे आप बता दो भवाई भी क्या है? व्यवसायिक, हम व्यवसायिक नृत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तेरा ताली हो गई, कच्ची घोड़ी हो गई, भवाई हो गई। तीनों में कोई प्रॉब्लम समझ में आया? तीनों और थोड़ा सा और देख लेंगे इसको, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। अगला हम बात कर लेते हैं कौन सी? कालबेलिया नृत्य की। ये बहुत फेमस रहता है। कौन है फेमस नृत्यांगना? गुलाबो सपेरा या गुलाबो? एक कंचन सपेरा भी है ना। अच्छा ये बताओ कि ये नाम क्या, कि सपेरा क्यों लगा रखा है? कालबेलिया शब्द का मतलब क्या है? क्या खास बात है इस नृत्य में कि यूनेस्को ने इसको अमूर्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह दी है? आज भी राजस्थान का कोई उत्सव हो, तीज हो, गणगौर हो, या कोई फेस्टिवल, जैसे कल कुंभलगढ़ फेस्टिवल शुरू हुआ है, या कहीं भी कोई फोटो राजस्थान की आप देखते हो उसमें कालबेलिया नृत्य जरूर नजर आता है। क्या खास बात है बताओ? बताओ। देखो सबको तोड़िए आप। राघव प्रकाश में है कि काल प्लस बेलिया? काल कौन है? भगवान शंकर। और बेलिया कौन है? नंदी। उनकी सवारी है ना भगवान शंकर की, नंदी। तो ये अपने आप को उस, ये उनके भक्त होते हैं, ये लोग, ये समुदाय जो है ना, ये भगवान शिव जी के भक्त हैं। आम बोलचाल में योगी बोलते हैं ना, योगी या जोगी बोलते हैं, है ना। वो लोग जो है ना वो इसको, जोशी नहीं, जोगी। वो अपने आप को भगवान शिव का रूप प्रस्तुत करते हैं। जैसे पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। ऐसे भगवान शिव भी कानों में कुंडल है, रुद्राक्ष हैं। तो वो अपने आप को, उनका स्वरूप जो है वो दर्शित करते हैं। और जो महिलाएं जो होती है ना, वो सांप की तरह दर्शन वो करती है, नृत्य करती है, कालबेलिया के कपड़े पहन के और नागिन की तरह नृत्य करती है, क्योंकि भगवान शिव के गले में नाग है और नागिन वाला नृत्य वो वहाँ पे परफॉर्म करती है। तो कालबेलिया के नृत्य की अगर मान लो थोड़ा सा और डीप में जाके पूछता है तो ये कहानी आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप सारा कुछ बता सकते हो भाई क्या खास बात है कालबेलिया नृत्य में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? ये भी लिख लेना इसमें, यूनेस्को ने अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया है। एक बम नृत्य मैंने बताया था, कहाँ होता है? बड़ा स्पीड से बता रहे हो, किया है क्या आपने? देखा है बम नृत्य? कब होता है? होली पर होता है। कैसे होता है बताइए जरा। धान की कटाई जब हो जाती है तो हाथों में लकड़ियां लेकर वो गोला बना करके शाम के टाइम में, रात के टाइम में आपस में कुछ गीत गाते हैं, आपस में बम के नारे लगाते हैं और नृत्य करते हैं। ये भूले भाई, एक एक अपना अग्नि नृत्य है। ये कहाँ का है? कतरिया सर? बीकानेर? कौन से समुदाय के लोग करते हैं? दसनाथी संप्रदाय ना। क्या करते हैं ये? आग जला लेते हैं, है ना, और उसके ऊपर कूद कूद के नृत्य करते हैं, हैं?
क्या की जाती है? हाँ, अलग अलग क्रियाओं का प्रदर्शन वो करते हैं। एक एक मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ भागते जाएंगे, जैसे एक जगह जला ली उसके ऊपर चल के दूसरी तरफ चले जाएंगे, फिर वहां पे कोई और नृत्य करेंगे, फिर इधर भाग के आ जाएंगे, है ना, वो करते हैं। एक भीलों के दो नृत्य हो रहे हैं, वो भी देख लो आप। एक तो गेर है, एक गवरी है, एक चक्री नृत्य है, गुर्जर महिलाएं करती है ना। चरी करती हो तो ना। क्या बोल रहे हो? कंजर, चरी ये करते हैं ना, सर पे एक चरी लगा के वो। अब ये बताओ गेर क्या है? गेर में क्या करते हैं? गोल घेरा बना करके और उसमें वो नृत्य करते हैं। और गौरी में, गौरी नृत्य के बारे में बताओ कोई मेरे को। क्या? शुरू कब होता है ये? हाँ, रक्षाबंधन के बाद 40 दिन के लिए ये नृत्य किया जाता है। उसमें कथाएं चलती है, जैसे अपनी रामलीला नहीं चलती 15-20 दिन के लिए, ऐसे कथाएं चलती है। शिव भस्मासुर की कहानी चलती है, उसमें गौरी की कहानी चलती है। वो फिर उन कहानियों का नृत्यों के माध्यम से क्या करते हैं, हम बताते हैं। अच्छा, अपनी जो चित्रकला थी इसमें एक चीज छूट गई थी, अपनी फट चित्रकारी ना। और फट के अलावा एक शेखावटी की जो हवेलियां थी वो भी छूट गई थी। तो अगले वाले टॉपिक में ले लेते हैं हम, है ना। यहाँ तक ठीक है? फट क्या है पहले ये बताओ। हाँ? कपड़े पर, है ना, दैविक कथाओं का चित्रांकन, है ना। कपड़े पर दैविक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। और उसमें कौन नृत्य करते हैं? भोपा और भोपी जो होता है ना, वो लोग जैसे जैसे कथा एक आदमी पढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो उसके हिसाब से अभिनय करते रहेंगे। और वो आपको उसके बारे में, उस कथा के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी, सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। और सबसे लोकप्रिय? ठीक है, फड़ के बारे में पूछेंगे तो 3-4 बात आप बता देना। पार्वती जोशी इसकी फेमस कलाकार है। कहाँ की ये? फट चित्रकारी अगर आती है तो आप इसके बारे में इतना कुछ बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई? सिक्योरिटी की हवेलियों को हम स्थापत्य कला में ले लेंगे। अब क्या लेना है? लोक देवता ले लेंगे अपन। लोक देवता ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है अपने पास कि भाई पंच पीरों के नाम बताओ। हाँ, ये वाला जो दोहा है ना, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको 100% एक भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। कौन सा? बाबू हड़बू रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियो, गोगा जी जया, है ना। तो वो पांचों पीरों के आपको नाम याद हो गए। अब अपन पांचों पीरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबूजी, बाबूजी के बारे में बताओ 3-4 बातें। हाँ, पहली बात, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं बाबूजी को। किसके देवता आ गए? ऊंटों के देवता। और प्लेग रक्षक देवता। ठीक है। एक अभी वाला जो पढ़ा था, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। व्यापारी जाति के लोग उनका पूजा करते हैं। मेला कब लगता है? कहाँ लगता है? जहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कहाँ जन्म जन्म हुआ था इनका? है कोलूमंड। बिल्कुल। आप फलोदी बोल देना चल जाएगा ना।
उसी के पास गांव है वो, वहाँ पे जो मेला लगता है। ठीक है, 3 4 5 बातें आप बाबूजी के बारे में बोल दोगे तो बाबूजी का हो जाएगा। उसके बाद कौन से बताए दूसरे? हड़पू जी, रामदेव जी ले लो। अब जैसे लक्ष्मण के अवतार है, ये किसके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार मानते हैं ना। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कौन सी किताब लिखी थी? ठीक है, 3 4 बातें हो गई। एक क्या था कि हिंदू मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं, है ना। हम रामदेव जी महाराज बोलते हैं, वो राम सा पीर बोलते हैं। तो सांप्रदायिकता का इन्होंने विरोध किया है। दूसरा क्या है, जो दलित समाज के लोग हैं वो भगवान को बहुत ज्यादा पूजते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, जात पात का विरोध किया है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं। और काफी सारी चीजें हैं। मेला कब लगता है ये बताओ? भाद्रपद शुक्ल, कब? द्वितीय से एकादशी तक। कहाँ लगता है? रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है ना। इतनी बातें रामदेव जी के बारे में बताओगे तो आरपीसी वाले खुश होके पूरे नंबर आपको दे देंगे, है ना। द्वितीया से लेकर के एकादशी तक, एकादशी को दिन ही बाबा ने जो है समाधि ली थी। हाँ, तो इसलिए एकादशी तक वो मनाया जाता है। ठीक है, 2 हो गए अपने। तीसरा अपन देख लेते हैं, कौन है? गोगा जी। गोगा जी का कहाँ है मंदिर बताओ? 2 मंदिर है इनके। सत्रहवा कहाँ है? और दूसरा? गोगा मेड़ी, ये कहाँ है? गोगा मेड़ी के बारे में भूले भाई, मंदिर किसने बनाया था? गंगा सिंह जी जो है ना, उन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था गोगा मेड़ी के मंदिर का। हाँ, बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने था। वर्तमान स्वरूप जो था वो गंगा सिंह जी ने दिया था, है ना। बनवाया किसने था? फिरोज ने। अब ये है कि इसके भी, इनके भी जो है हिंदू मुसलमान दोनों ही इनके भक्त हैं। कौन कौन है इनके? चौहान राजपूत और कायम खानी मुसलमान, वो दोनों इनके क्या है, पुजारी हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने सांप्रदायिकता का क्या किया है, विरोध किया है, गोगा जी ने भी। हमको उदाहरण क्या मिलते हैं? चौहान राजपूत और कायम खानी मुसलमान, इनके क्या है, पुजारी है ना। बाबा की पूजा कौन करते हैं? ये दोनों करते हैं। ठीक है, ये 3 4 5 चीज़ें आप गोगा जी के बारे में देख लें। एक मेला कब पड़ता है इनका? भाद्रपद कृष्ण नवमी। जन्माष्टमी के बाद आती है ना गोगा नवमी। शुक्ल में कैसे आएगी फिर? कृष्ण जी तो काली रात में पैदा हुए थे, है ना। तो ये इससे थोड़ा सा आप, मैं कनेक्शन करके याद रख लिया करो ऐसी चीज़ों को ना। उसके बाद और कौन बच गए? मांगलिया मेहा। हड़बू जी। हड़बू जी का क्या है भाई? एक तो जोधा को मंदोर विजय का आशीर्वाद दिया इन्होंने, है ना। मतलब थोड़ा सा शास्त्रों के ज्ञाता थे। और खास बात ये है कि ये बूढ़ी और विकलांग गायों की पूजा करते थे, तो इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा थे, बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये आप याद रख लेना। मंदिर कहाँ है इनका? पापिणी। पापिणी कहाँ है? जोधपुर में। किसकी पूजा होती है यहाँ पे? बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, क्यों होती है? ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करते थे। ठीक है, वो भी बोल सकते हो कि भाई जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद इन्होंने दिया था। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। पांचवा अपने कौन है? मांगलिया में। खास बात क्या है इनकी? गोपों की वंशवृद्धि
नहीं होती है ना। मेला कब लगता है? जन्माष्टमी को ना। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया? लिख लिया सारों ने? लिखो लिखो। हाँ क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ करूँ वापस। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक। कल मौक है क्या तुम में से किसी का सम्यक में? हाँ, आफ्टरनून में मत आना, आफ्टरनून के बाद मैं बैठूंगा, मैं सारा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पूछने वाला हूँ। ठीक है, ये जो पढ़ाया है उसमें से अगर नहीं बताया तो फिर देखना तुम्हारे समझ में आ रहा है ना सारा, है ना? देखो कल का है भी तो, परसों का देखते हैं। अपनी क्या हस्तकलाएं हो गई, चित्रकला हो गई, स्थापत्य कला बची है, लोक देवी देवते, राजस्थानी भाषा, गायन शैली, नृत्य। राजस्थानी भाषा और कर लेते हैं पहले, फिर लास्ट में अपन वो बच जाएगा एक, है ना? राजस्थानी भाषा काफी चर्चा में रहती है हमेशा, इसको संविधान में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, आपके क्या तर्क हैं, ऐसे प्रश्न आरपीएस वाले पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई क्या आपकी भाषा के बारे में बताओ, जानकारी भी है कि नहीं। पहले ये पूछते हैं भाई कहाँ से आई राजस्थानी भाषा, बताओ किसका पार्ट है राजस्थानी? संस्कृत का, हिंदी का, या और कोई सी है? गुजरी अपभ्रंश है, वेरी गुड। और गुजरी अपभ्रंश कहाँ से आया? शोर सैनी अपभ्रंश है। शोर सैनी अपभ्रंश कहाँ से आया? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले आर्यों की भाषा थी हमारे यहाँ पे ना। आर्य की भाषा जो होती है ना, उससे अपने क्या निकलती है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत निकली। वैदिक संस्कृत से दो चीज निकलती है, या एक तो हमारी ओरिजिनल संस्कृत निकल गई, और दूसरी क्या निकली? शोर सैनी प्राकृत, है ना? और इससे तीन निकल गई। शोर सैनी रहने दो यहाँ पे ना। हाँ। इससे फिर तीन निकलेंगे। पहले तो निकलेगी शोर सैनी प्राकृत, दूसरी निकलेगी अपने क्या? महाराष्ट्र प्राकृत, और तीसरी क्या निकलेगी? अवधि, मगध, सॉरी, मगधी प्राकृत। ठीक, अब इससे क्या निकलेंगे? शोर सैनी प्राकृत से दो निकलेंगे। एक तो निकलेगी शोर सैनी अपभ्रंश, और दूसरी कौन सी निकलेगी? गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश है उससे तो निकल गई हिंदी, और जो गुर्जरी अपभ्रंश है ना उससे निकलेगी अपनी राजस्थानी। ठीक है, ये चार्ट है, इससे आप समझ दो कि हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अगर अपन ये बता दें उनको, तो उनको पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई राजस्थानी के बारे में इनको आइडिया तो है। आप गलत तो नहीं बोलोगे एटलीस्ट कि गुजरी अपभ्रंश है सर, तो वो आपको अटकाएंगे गुजरी अपभ्रंश है शोर सैनी का है। तो बोले सर शोर सैनी में दो हुए थे, शोर सैनी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश, उसमें हिंदी निकली है, इसमें से ये निकली है ये शोर सैनी प्राकृत का भाग, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर तक आप बता देना। एक चीज तो ये हो गई अपनी। दूसरी, क्या अपने पास तर्क है कि ये राजस्थानी भाषा हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? देखो ये लिख लिया सर ने, लिख लिया? चर्चा में क्यों रही है वो देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एक महिला है, राजस्थान से महिला सांसद है, वो प्राइवेट बिल लेके आई थी संसद में। प्राइवेट बिल क्या होता है? जब कोई गैर मिनिस्टर कोई बिल लेके आता है तो वो प्राइवेट बिल कहलाता है। तो संसद में एक महिला है राजस्थान से, वो ये बिल लेके आई थी, नाम बताओ देखो कोई। दिया कुमारी जी लेके आई थी ना। लड़कियों को तो पक्का नाम याद होना ही चाहिए, पक्का पूछ लेते हैं, कोई लड़की अगर कुछ, महिला अगर कुछ कर रही है ना, आपका अवेयरनेस इतना तो एटलीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए कि महिला कर रही है तो तुरंत आप देख लो, है ना? तो दिया कुमारी जी कहाँ की सांसद है? राजसमंद की सांसद है ना। वो लेके आई थी कि भाई जो हमारी राजस्थानी भाषा है ना, उसको आप क्या लेके आई थी? प्राइवेट बिल। ठीक है, कहाँ लेके आई थी? लोकसभा में। कौन लेके आई थी? दिया कुमारी। कौन कहाँ के सांसद है?
ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ये आपका करंट अफेयर्स। अब ये है कि आपके पास क्या तर्क है कि राजस्थानी भाषा को जो है, पहले तो ये बताओ संविधान में भाषाओं को कहाँ जगह दी गई है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर राजस्थानी को शामिल कर लेंगे तो फायदा हमें क्या होगा? 1% तो ये आता है। दूसरा ये आता है कि आपके पास क्या तर्क है क्यों शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। और इतना डीप में जाते हैं तो फिर दो चार आपको पूछ लेते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी ये याद आ जाएगा, या फिर और कोई सा ग्रंथ जो है वो आ जाए। किसने लिखा है वेली कृष्ण रुक्मणी? पृथ्वीराज राठौड़, है ना। तो ऐसे मतलब कोई ग्रंथ का नाम पूछ लेंगे। और हमीर रासो किसने लिखा है, ऐसा कोई भी ग्रंथ का नाम आ जाएगा। तो ये अपन इसको बात बताएंगे भाई क्यों राजस्थानी भाषा में क्या खास बात है। एक तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। नॉट ओनली राजस्थान, गुजरात में भी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, हरियाणा में भी बोली जाती है। चाहे इस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बोली जाए, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए ये बड़े भूभाग में बोली जाती है। बड़ी बात एक तो पॉइंट ये आएगा, मास पॉपुलेशन जो है वो इसको बात कर रहा है। इसमें कौन कौन है? राजस्थान है अपना, और मध्य प्रदेश है, और हरियाणा है, और गुजरात है। आप ये बोलोगे भाई गुजरात में तो गुजराती चलती है, हरियाणा में हरियाणा में चलती है, पर सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर हमारी भाषा का आपको मिलता है। जैसे हमारा जो राजस्थान वाले सीमावर्ती हरियाणा से, तो उनमें टोन में आपको अपने आप चेंज नज़र आ जाता है, हरियाणवी टच आ जाता है। भरतपुर वालों में ब्रिज का टच आ जाता है ना, ब्रिज भाषा का उसमें टच आ जाता है। तो बड़े भूभाग में बोली जा रही है। और एक क्या है, साहित्य बहुत प्रचुर मात्रा में अपने पास है ना। साहित्यिक रचनाएं बहुत सारी हैं अपने पास जो कि राजस्थानी भाषा में स्पेशली लिखी गई है। तो चार पांच रचनाओं के नाम याद रख लेना। तो पूछेंगे आप बताओ दे कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे मैंने बताया आपको वेली कृष्ण रुक्मणी की, है ना, ऐसे एक दो आप नाम बता देना। बीसल देव रासो है, और ये अपना हमीर देव रासो है। बुकों के नाम बता देना, ठीक है। और उसके अलावा क्या है भाई, शब्दकोश हमारा भी एक बनाया गया राजस्थानी भाषा का, उसमें 2 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। आप बताओ कितनी विस्तृत भाषा है। काउंटर करेंगे आपको भाई कौन सी भाषा को हम राजस्थानी माने, मेवाड़ी को माने, या फिर मारवाड़ी को माने, या हाड़ौती को माने, या ढूंढाड़ी को माने, है ना। तो फिर आपका जवाब क्या होगा बताओ। हाँ। हम्म। ये तो हर राज्य में मिलेगा। आप ये बोलो कि सर हर राज्य में ऐसी स्थिति होती है, हमारे देश की हालत है, हमारा देश ऐसा है कि यहाँ हर कोस पे पानी बदले सवा कोस पे बाणी, कोस कोस पे पानी बदले सवा कोस पे बाणी, 3 कोस पे वाणी, है ना। कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 कोस अगर आप चले जाओगे, एक कोस मतलब 1600 मीटर है, कितना 1.5 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो अगर मतलब हम 4-5 किलोमीटर भी अगर मूवमेंट करते हैं तो भाषा में थोड़ा सा चेंज अपने को देखने को मिलता है। तो ये हमारे राज्य राजस्थान में ही नहीं है, हर जगह पे है। आप बिहार में जाओगे तो आपको वहाँ पर भी मधुबनी अलग मिलेगी, है ना। और दूसरी जो बिहारी लैंग्वेज है वो अलग मिलेगी। तो ऐसे आप यूपी में चले जाओगे तो ब्रज भाषा अलग मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तो हिंदी को मान्यता दे रखी है। तो अपने को इसको डिफाइन करना है कि सर ये इसी की उपबोलियाँ हैं, और सारे मिला करके जो ज़्यादा क्षेत्र में जो बोली जा रही है, पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है, उसको भी अगर मान करके आगे बढ़ाते हैं तो आपस में ये कोई विवाद नहीं है हमारे लिए कि आप ढूंढाड़ी को बनाओ या हाड़ौती को बनाओ। सभी लोग इस पर एक मत है और इसको किया जाना चाहिए। अब उनका अगला प्रश्न ये आएगा, अगर हम बना देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। एक तो हमारा जो साहित्य होता है उसका संरक्षण होगा, है ना। एक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें और पहचान मिलेगी, हमारे साहित्य को ज़्यादा पढ़ा जाएगा। फिर क्या, रोजगार सृजन होंगे, नई नई यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स के रूप में राजस्थानी पढ़ाई जाएगी, है ना। जैसे यूपीएससी में एक लैंग्वेज होती है तो यूपीएससी में एक लैंग्वेज राजस्थानी भी होगी। तो उसकी जो कोर्स पढ़ाए जाएंगे तो हमारे यहाँ रोजगारों का सृजन होगा, अध्यापक लिए जाएंगे राजस्थानी भाषा के। और क्या होगा, हाँ यूपीएससी का मीडियम बनेंगे तो राजस्थान के लोग ज़्यादा यूपीएससी पास करके आईएएस बनेंगे, है ना। ऐसा होता है वास्तव में, क्षेत्र विशेष के लोगों को फायदा तो होता ही है बाकी की तुलना में। हाँ, ज़्यादा लोग यहाँ के क्लियर करेंगे और ज़्यादा सिविल सर्विसेज में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे मतलब कुछ 2-4-5 अपन काउंटर करेंगे तो 2-4-5 चीज़ें इसके बारे में आपको रखनी है। अब अपना क्या बच गया, एक अंतिम टॉपिक अब ले लेते हैं। अंतिम अपना क्या है, स्थापत्य कला, है ना। स्थापत्य कला में अपन राजस्थान में क्या क्या देखते हैं?
देखो 4 5 6 चीज़ें तो मैंने कल आपको बताई थी, वो चीज़ें तो आपको दोबारा भी करना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें विजय स्तंभ, हवा महल, जंतर मंतर, ये चीज़ आप कल पढ़ चुके। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, किले, हवेलियाँ, छतरियाँ, है ना, और बावड़ियाँ और बाकी सारी चीज़ें, है ना। पहले हम किले सबसे बाद में करेंगे, किले बहुत ज़्यादा है। हवेलियों की बात कर लेते हैं, 2 हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। पहली तो कौन सी है, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पे है भाई, क्या खास बात है। और दूसरी अपने आगे शेखावटी की हवेलियाँ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शेखावटी के छात्रों से भी पूछा जाता है, और अपने राजस्थान वाले से किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं इनकी क्या विशेषता है। सबसे खास विशेषता क्या है इनकी, भित्ति चित्र। होते क्या है भित्ति चित्र, पहले तो ये बताओ। दीवारों पे पेंटिंग की जाती थी, है ना। और उनमें इतनी खास बात है कि वो जीवंत पेंटिंग हमें नजर आती है। आप अगर वहां पे जाके देखोगे, हवेलियों को देखोगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितनी बारीकी से ये पेंटिंग की गई है। जैसे पूरे गेट जो होता है, पूरे गेट को पहले बेल बूटे से चारों तरफ सजाएंगे, फिर बीच में अलग अलग से हाथी घोड़े या फिर कोई और लक्ष्मी जी की वहाँ पे बना रखी है, वायुयान बना रखे हैं, रेलगाड़ी बना रखी है, अंग्रेज जो यहाँ आए थे, अंग्रेज जो कल्चर था उसकी चित्र बना रखे हैं। इन कई सारे चित्रों को आप देख के सोचोगे कि इतना बारीकी और इतनी बेहतरीन चित्रकारी उन लोगों ने कर रखी है ना। आपको शेखावटी जाने का अवसर मिले तो शेखावटी की हवेली आपको पक्का देखनी। तो भित्ति चित्र उनकी खास फेमस है। 4 5 चीजें मैंने बता दी। उनका विषय वस्तु क्या है, एक तो विषय वस्तु लिख लो इसमें। एक तो देवी देवता है, दूसरा क्या वाहन है, जैसे वायुयान रेलगाड़ी ये बना रखी है ना। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी जो कल्चर है उसके ऊपर बना रखे हैं, ठीक है। और प्राकृतिक चित्र हैं, हाथी घोड़े, है ना, जीव जंतुओं के चित्र हैं। और दूसरी बात यह है कि अब प्रश्न यहाँ पे 2 3 बनते हैं। देखो, एक तो ये है कि भाई शेखावटी क्या है, नाम कहाँ से आया शेखावटी, बताओ। हाँ, शेखावत प्रधान तो है, लेकिन क्यों है शेखावत प्रधान, क्योंकि शेखाजी जो थे ना अमृतसर के रहने वाले थे, और वहां से उन्होंने, उनका साम्राज्य था शेखावटी। शेखावटी उनके साम्राज्य में आता था, मतलब शेखाजी का राज्य जहाँ तक था वो क्षेत्र जो है वो शेखावटी कहलाता है। अब यहाँ पे इन हवेलियों की क्या जरूरत पड़ी। आपसे शेखावटी से एक प्रश्न और पूछा जाता है, पर जितने भी बड़े बड़े सेठ हैं वो शेखावटी के हैं, है ना। कौन कौन है जरा बताओ दो चार के नाम। लक्ष्मी निवास मित्तल, और कौन है, अनिल अग्रवाल। कौन अनिल अग्रवाल, हाँ, किसके हैं, मेदांता वाले ना। और राहुल बजाज, है ना, आदित्य बिड़ला, आइयो, पीरामल, और डालमिया, और पता नहीं कितने ज़्यादा नाम। आपको ये लिखने जाओगे तो बहुत सारे नाम जो है सेठ हैं वो अपने शेखावटी क्षेत्र से हैं। पीरामल कौन है, हाँ, अंबानी के समधी हैं, है ना। इनकी बिटिया की शादी आकाश अंबानी से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि, क्या बोल रहे हो, हाँ, वो भी हुए हैं। तो पीरामल अगर अंबानी की बेटी से, बेटे से शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो मतलब छोटी मोटी हस्ती तो नहीं होंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, आज भी वेल स्टेब्लिश लोग हैं ये, जी शेखावटी से कैसे हैं, ऐसी क्या खास बात थी वहाँ पे। और सारे शेखावटी को छोड़ के जा चुके हैं, हालांकि कोविड में सब लोगों ने बहुत सारी हेल्प की थी। तो रीज़न ये था कि जो शेखा जी के जो बेटे थे ना, उन्होंने देखा कि भाई ये शेखा जी की वन था यहाँ पे, वन, है ना, वन को बोलते थे वाटिका, और वाटी से नाम बना वाटी, शेखा वाटी, है ना, शेखा जी की वाटिका। लेकिन शेखा जी अब वन से तो काम चलेगा नहीं, आपको तो क्या उद्योग धंधे करने पड़ेंगे, नगरों को बसाना पड़ेगा। तो शेखा जी के पुत्रों ने जब कई सारे नगर बसवाए वहाँ पे, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी। आसपास के जो पैसे वाले लोग थे उनको आमंत्रित किया गया, जैसे गहलोत साहब निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसे पहले भी इन लोगों ने निवेश के लिए आमंत्रित किया। कुछ लोग हरियाणा से आए हैं, मैक्सिमम लोग,
कुछ लोग बाहर से आए, वो लोग आकर यहाँ बस गए, उनको सुविधाएं दी गई, और फिर उन लोगों ने यहाँ पर बस गए और अपना रोजगार स्टार्ट किया। तो यहाँ पर फिर शेखावती का क्षेत्र आगे उन्नति करने लगा। अब पैसे वाले लोग आगे बसेंगे तो भाई घर भी पैसे वालों की तरह ही बनेंगे। तो हवेलियाँ बनाई तगड़ी तगड़ी, एक से बढ़ के एक, है ना। और उसमें फिर बाहर के कलाकारों को बुला करके भित्ति चित्र बनवाए गए। ठीक, पिक्चर क्लियर हो गई। क्या है शेखावटी? शेखावटी की हवेलियाँ क्या है, भित्ति चित्र क्यों बनाए गए, किस टाइप के भित्ति चित्र बनाए गए। ठीक है, यहाँ हो गया। छत्रियों में तो भाई दो तरह की छत्रियाँ हम याद रखेंगे, कौन कौन सी? छतरी तो दो तीन छतरियाँ ही फेमस है। एक तो अपनी गैटोर की छतरी है, एक जसवंत थड़ा है, एक मूसी महारानी की छतरी है ना। बाकी तो और बहुत सारी है, एक एक करके बात कर लेते हैं। गैटोर क्या है? जयपुर के जो शासक है ना, उनका सबका यहाँ पर जो है छतरियाँ बना रखी है। एक तरह से शमशान घाट था, तो वहाँ पे उसके बाद में उनकी यादों में एक एक की छतरी वहाँ पे बना दी गई। अब जयपुर वाले से प्रश्न बोलेंगे, अच्छा ठीक है बताओ कौन सा शासक जयपुर का ऐसा था जिसकी छतरी गैटोर में नहीं है? ईश्वर सिंह जी की छतरी वहाँ पे नहीं बनाई गई थी, है ना। और जसवंत थड़ा क्या है? जोधपुर में। जसवंत जी जो थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सरदार सिंह ने उनकी याद में छतरी बनाई थी। इसकी खास बात क्या है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं इसको, है ना। याद रख लेना। बनाया किसने है? सरदार सिंह जी ने बनाया है। किस लिए बनाया है? अपने पिताजी की याद में बनाया है। मूसी महारानी की छतरी हाल ही में चर्चा में थी। पहले तो ये बताओ मेरे को कि किसने बनाई थी? विनय सिंह जी ने। विनय सिंह जी की क्या लगती थी ये? हैं? पत्नी लगती थी या माँ लगती थी? माँ लगती थी। जनरली छत्रियाँ किस लिए बनाते हैं? ये छत्रियाँ बनाते हैं मरने के बाद उनकी स्मृति में, है ना। तो ये, और इन्होंने अपनी पत्नी की याद में क्या, शीला थी इनकी पत्नी, तो सीली शेड बसाई थी, है ना। सिरिस का जो है ना, उसमें एक झील है सीली शेड, तो वो सीली शेड की जो झील थी वो इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाई थी। इसमें कितने खंभे हैं भाई? एक 84 खंभों की छतरी भी है, वो कहाँ है? हाँ, है ना। ये आपको देखो 80 80 आते हैं, 84 आ जाता है। ऐसे ही वो क्रो मतलब कनेक्ट करके क्वेश्चन आपसे करते जाएंगे, है ना। क्षत्रिय मोटे मोटा यही फेमस है राजस्थान की, इनको आपने देख लिया। इसके बाद हम क्या बच गया? किले बच गए, है ना। स्थापत्य कला। लेट तो नहीं हो रहा ना अब? फिर किले में अपन खत्म कर लेंगे, किले लास्ट है, कई कई लोगों को दूर भी जाना होता है। किले में अपन सबसे पहले तो 6 किले देखेंगे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। पहले तो उन 6 किलों के बारे में बात कर लेंगे। पहला कौन सा है? आमेर। आमेर तो कल हमने पढ़ लिया, है ना। मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। और क्या क्या विशेषता है? सबसे ज़्यादा पर्यटन राजस्व देने वाला पर्यटक स्थल है राजस्थान का। और शीला माता मंदिर है, और गणेश पोल है, एकमात्र है जहाँ पर हाथियों की सवारी की जाती है। और मुगल प्रभाव है, इसमें दीवाने आम दीवाने खास ये सारा है ना। और चित्र उत्र जो बने हुए हैं मुगलों के हिसाब से ही वो विलासता और इन सब चीज़ों के बने हुए हैं। तो ये तो आमेर के बारे में तो आप कल का बता ही दोगे। और कौन सा किला है? गागरोन। कौन सी नदियों के किनारे है भाई ये? इन नदियों के किनारे बसा हुआ है। कैसा दुर्ग है ये? जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब क्या होता है भाई? जिसकी रक्षा जल करे, है ना, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा दुर्ग एकमात्र जल दुर्ग राजस्थान का कौन सा? अपना गागरोन का है। गागरोन किला किसने बनाया था? परमार शासकों ने ना। देख लो आप, दो साके हुए हैं भाई इसमें, है ना। एक तो होशंग का आक्रमण था, मालवा वाले होशंग, एक महमूद खिलजी का आक्रमण था। ठीक, कब था? कब हुआ था बताओ जगह, है देख लेने को, है ना। ये दो साके यहाँ पे हुए थे गागरोन में, ये आप याद रख लेना, है ना। क्या क्या खास बात है इधर, और क्या बना हुआ है?
मीठे शाह की दरगाह है ना यहाँ पे, मीठे शाह की दरगाह। हमीदुद्दीन नागौरी जो अपने संत थे, उनकी दरगाह है। एक औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजा बनाया है। हिस्ट्री वालों से पूछ लेते हैं कि भाई बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया, जो बुलंद दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। अब बोलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ राजस्थान में कहाँ है बुलंद दरवाजा? तो आपको पता होना चाहिए कि गागरोन के किले में औरंगजेब ने एक दरवाजा बनाया है, उसका नाम भी क्या है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है? जैसलमेर। किसने बनाया है? राव जैसल। खास बात बताओ जैसलमेर किले की, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। एक तो 99 बुर्ज हैं इसमें, जो किसी भी किले से ज्यादा है। सर्वाधिक बुर्ज कहाँ है? जैसलमेर के किले में है। दूसरा, इस किले को बनाने के लिए चूने का प्रयोग नहीं है ना, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। और क्या खास बात है? इसकी जो छत है ना, वो लकड़ी से बनाई गई है और आज भी टिकी हुई है एकदम बढ़िया। छत किसकी है? लकड़ी की बनाई हुई। ठीक। और क्या नाम है इसका? सोनार का किला। ठीक है। मरुस्थल में हम देखते हैं तो ये अंगड़ाई लेता हुआ शेर या पानी में खड़ा हुआ एक जहाज नजर आता है। और अबुल फजल क्या बोलता है इसके बारे में? भाई जिसके लोहे की टांगे हो वो जाए जैसलमेर है, हर कोई किसी की बस की बात नहीं है। और कौन सा? 3 किले तो हो गए भाई। रणथंबोर बनाया किसने? चौहान शासकों ने बनाया है। ठीक है। खास बात क्या है इस किले की? अंडाकार चट्टान पे बनाया ये, इसकी वजह से नीचे से दिखाई नहीं देता है। और 3 तरफ से जो खड़ी चट्टानें हैं और उन पे नुकीली झाड़ियां उगा रखी है, तो वहां से भी अप्रोच नहीं किया जा सकता। इसलिए अबुल फजल ने इसको क्या बोला है? और किले नंगे हैं और ये किला पत्थर बंद है। ये क्वेश्चन पूछेंगे सीधा, भाई ऐसा किस किले के लिए कहा गया है, किसने कहा है और क्यों कहा है? तीनों चीज क्लियर हो गई। अबुल फजल ने बोला है, किले की सुरक्षा व्यवस्था के कारण बोला है, और रणथंबोर के किले के लिए बोला है। रणथंबोर का नाम आएगा। जैसलमेर में हमने नहीं देखा, जैसलमेर में कितने साके हुए भाई? 2.5 साके। कल मैंने आपको बताया था, आमिर खान जो आक्रमण के लिए आता उस टाइम सिर्फ ओनली केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। यहाँ पे 1 साका हुआ था, कल मैंने बताया 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। हमीर देव चौहान थे और उनकी पुत्री देवल देवी ने तो जल जौहर किया था और महारानी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया था। ठीक है। अंडाकार चट्टान पे है, बख्तरबंद किला है। क्या बोल रहे हो? हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी, वो सारी चीजें भी आप बता देना। 5वां किला कौन सा है? हाँ। अच्छा, इसमें वो कहावत तो मैंने कल आपको बताई दी थी, सिंह पुरुष सत्व, है ना? सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल और हमीर हथ, चढ़े न दूजी बार। मतलब क्या है? हाँ, जिस रास्ते से चला जाए उस रास्ते दोबारा नहीं जाता है। सतपुरुष वचन, सतपुरुष सज्जन लोग जो बात बोलते हैं उस पे टिके रहते हैं, कायम रहते हैं। कदली फल एक बार मतलब केले के पेड़ पे सिर्फ एक बार ही फल आता है। उस तिरिया तेल मतलब बेटियों की जब शादी होती है तो जब बान उनको बिठाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, वो जीवन में एक ही बार चढ़ाया जाता है। इसलिए राजपूतों में जब शादी होती है ना, आप देखो कि जिस दिन बारात तोरण पे आ जाती है तब उनको बान बैठाते हैं। इसका कारण, क्योंकि पहले जो बारात पहुंचती थी रास्ते में लड़ाई हो जाती, शहीद हो जाते थे, तो भाई बारात तो पहुंची नहीं, वो बेचारी विधवा हो जाए। जिसके नाम का आपने तेल बान हो गया ना, उसी के नाम का आपका जीवन हो गया, ऐसा मानते हैं हिंदू संस्कारों में। तो वो बोले भाई एक बार बारात सही सलामत घर पहुंच जाए उसके बाद ही बेटी को आप बांध बैठाओ। ठीक है। तो तिरिया तेल और हमीर हट, मतलब हमीर देव चौहान ने जो बात बोल दी वो बोल दी। क्या किस बात पे कही थी ये? 2 लोगों को शरण देती थी। कौन कौन थे? के हबरू और दूसरे का नाम क्या था?
दो लोगों को शरण दी थी ना, कौन थे वो? विद्रोही थे अलाउद्दीन खिलजी के। और उन दोनों को शरण दे दी थी किसने? इसने, हमीर देव चौहान ने। इसने बोल दिया भाई मैं शरणागत की रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट तक वो टिके रहे थे। और ये बात कहाँ लिखी है? हमीर देव रासो में लिखी है। ठीक है, तो ये कहावतें अक्सर पूछते हैं आरबीसी वाले। चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहावत बताई थी? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कारण चित्तौड़ का इतिहास है ना। कौन सी पहाड़ी पे, पहले तो बताओ कौन सी नदी किनारे है? बेड़च। और दूसरी कौन सी है? बेड़च नदी किनारे कौन से पठार पे रहे? मेसा का पठार। बताओ यार, तुम मेंस करके आए हो। मार्च में दिया था क्या? आरपीसी को मत बोल देना ये बात। ठीक है, कई दिन हो गए पड़े हुए तो दिमाग निकल जाती चीज है ना। बेड़च और गंभीरी नदी किनारे एक पठार है, मेसा का पठार। वहां पर ये दुर्ग स्थित है। और किस आकृति का है ये? मयूर आकृति में तो मेहरानगढ़ है ना। देखो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी आरपीसी। मेहरानगढ़ है मयूर आकृति का, है ना। मेसा के पठार पे मछली आकृति का किला है, बेड़च और गंभीरी के किनारे। ये है चित्तौड़गढ़। ये तो हो गई इसकी बनावट की बात। अब इसके बाद में वो कहावत बता दो, फिर इसके साके कितने हुए इसमें? जौहर कितने हैं? 3 बताए थे कल। 1303, 1534 और 1567, है ना। 3 आपने बता दिए थे, पद्मिनी, कर्मावती और फूल कंवर। ठीक है, तीनों है। पहला सागर रणथंभौर 1301, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, कल आप क्लास में नहीं होगे, कल बताया था मैंने। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था हाँ, रणथंभौर में, उसमें हुआ था। तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ के बारे में। बाकी चित्तौड़गढ़ के बारे में इतिहास हमने इतना पढ़ ही लिया, तो काफी कुछ आप उसमें ऐड कर देना। छठा किला कौन सा है? कुंभलगढ़। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था, सीधी सी बात है ना। अब ये किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। ये किला बहुत ऊंचाई पर बना गया है, और कटारगढ़ तो इतना ऊंचा है कि पूरे हाँ, तो इसके लिए अबुल फजल क्या बोलते हैं कि भाई ये किला इतना ऊंचा है कि एक बार देखो तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, इंसान की पगड़ी गिर जाती है। तो इसके किसके लिए बोलते हैं ये? कुंभलगढ़ के लिए बोला है अबुल फजल ने, है ना। कुंभलगढ़ में और क्या सबसे बड़ी बात है? 36 किलोमीटर की दीवार है इसकी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है वो कहाँ की है? कुंभलगढ़ की है। चौड़ाई भी इतनी है कि एक साथ 4-5 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी है, काफ़ी सारे इसमें बना रखे हैं। आपका आरपीएससी का फेवरेट विजय स्तंभ इसमें है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कुंभ स्वामी के मंदिर हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके। और अभी कुंभलगढ़ फेस्टिवल कल शुरू हुआ है 3 दिन के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, जो चीज़ें चर्चा में आती है ना उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कि उनके दिमाग में कोई फेस्टिवल आ गया और कुंभलगढ़ का आसपास का आदमी हुआ तो पूछ लेगा आपसे ना। ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी सरकार लेके आई है। अब ग्रामीण पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ऐसे डेस्टिनेशन का चयन कर रही है जो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते। गाँव में जाकर के वो आबा नेहरी उत्सव, और कौन सा कर रहे हैं उदयपुर वाले बताओ? एक और वो आया ना अभी, कोटड़ा महोत्सव, है ना। ऐसे गाँव में जाकर के वो कर रहे हैं। ठीक है, 6 किले तो ये हो गए अपने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उसके अलावा जयपुर के जयगढ़ और नाहरगढ़ कल मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। उसके अलावा एक किला है गढ़बीठली। राजस्थान का जिब्राल्टर, है ना। कहाँ स्थित है? अजमेर में, है ना। और क्या नाम है इसका? तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। गढ़ बीटली मैंने इसलिए लिखा है, यही प्रश्न पूछती है आरपीएससी की भाई इस किले को गढ़ बीटली क्यों कहा जाता है। अजमेर वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ, ये बताओ मेरे को, गढ़ बीटली क्यों बोलते हो? बताओ, गढ़ बीटली क्यों कहते हैं? देखिए, पहाड़ी का नाम गढ़बीठली कर दिया, और फिर उसमें फिर ये किला है। एक तो कहानी ये है। दूसरा ये है कि शाहजहाँ जो थे ना, उसके सामंत थे एक विठल दास, वो इस किले में काफ़ी समय तक रहे थे। उनके नाम पे उसका नाम गढ़बीठली कर दिया गया था। 2 कहावतें आप याद रख लेना। एक तो भाई पहाड़ी का नाम भी वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में गढ़बीठली बोलते हैं, और शाहजहाँ के जो सामंत थे विठल दास जी, उनके नाम पर भी इसका नाम गढ़बीठली हो गया। और क्या है? तारागढ़ भी बोलते हैं, और राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। एक रानी भी रही थी इसमें, कौन सी रही थी? रूठी रानी रही थी ना इसमें। कौन थी रूठी रानी? जोधपुर के शासक थे मालदेव।
मालदेव की पत्नी थी? अच्छा, लेकिन अपन कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, आरपीसी को अपन को उमादे ही बताना है ना, अभी एक बुक भी आई है उमादे के ऊपर। अब बहुत सारी रानियां थी, सब रूठती रहती थी, तो अपन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कहानी भी सच हो सकती है, बट ये जो तारागढ़ है उसमें जो रूठी रानी की बात चल रही है वो उमादे हैं। उमादे कौन है? मालदेव की पत्नी है। किसकी बेटी है? ये बता दो मेरे को। जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की बेटी है। लूणकर्ण जी कौन थे? जब वो जैसलमेर का तीसरा ढाई शाखा वाला जो शाखा हुआ था ना, आमिर खान के खिलाफ जो लड़े थे, उनकी बेटी है उमादे। ठीक है, ये हो गया। और एक और किला है अजमेर में, कौन सा है? अजमेर के दोनों ले लेते हैं। मैगजीन किला, इसे अकबर का किला भी बोलते हैं ना। कब बनाया था? 1570 में, जब नागौर दरबार लगा था ना, तब उस टाइम में इसने अकाल राहतकारियों के नाम से नागौर दरबार लगाया था। तो नागौर दरबार के टाइम पे अकबर ने ये किला बनवाया था। अब ये क्यों फेमस है, इसमें दो तीन खास बातें हैं। एक तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, उसकी रणनीति योजना क्या बनाई गई। और बिल्कुल, टॉमस रो, टॉमस रो जो था अंग्रेज, जहांगीर से आकर के कहाँ मिलता है? इसी किले में मिलता है ना। तो दो चीज़ें वो याद रख लेना, है ना, हल्दी घाटी और अंग्रेजों का मुगलों से वार्ता। ठीक है, ये हो गए अपने अजमेर के दोनों किले हो गए, जयपुर वाले सारे हो गए। और कौन सा किला बच गया अपना राजस्थान का फेमस? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किसने बनाया भाई? नींव किसने रखी है? करणी माता। और खास बात बताओ। हाँ, अब आ गया, ये मयूर आकृति का ना। और इसके लिए रूडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला है? बताओ। ये किला परियों ने बनाया है ना। ये पूछते हैं आपसे कि रूडयार्ड किपलिंग ने बात बोली है कि ये किला परियों ने बनाया, किस कौन सा किला है? मेहरानगढ़। हाँ, देवताओं ने बनाया है, परियों ने बनाया है। ऐसे ही बोलते हैं कि एक किला राजस्थान का ऐसा है जो भूत प्रेतों ने बनाया है। ये भी बोला है रूडयार्ड किपलिंग ने। कौन सा है? नहीं, बूंदी का किला, भानगढ़ का नहीं, बूंदी का किला। हालांकि जेम्स टोड ने उसको राजस्थान का सबसे सुंदर किला बताया है। उसका नाम भी तारागढ़ ही है। ये भी आप याद रखना भाई, अजमेर का तारागढ़ पूछेंगे ना, तो सेम टाइम पूछेंगे भाई एक और तारागढ़ है राजस्थान में, वो कहाँ पे है? तो आप वो बूंदी का किला याद रखना। तारागढ़ इसका नाम क्यों है? बताओ देखो। इसकी आकृति ऐसी है कि जब रात की जो रोशनी होती है, पास की झील में जब इसकी झलक दिखाई देती है, तो एक तारे के समान इसकी आकृति नजर आती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम तारागढ़ दिया है। रूडयार्ड किपलिंग ने इसके लिए बोला है कि इसकी जो है ये किला भूत प्रेतों ने बनाया है। और जेम्स टोड ने इसके लिए बोला है कि भारत राजस्थान का जो सबसे सुंदर महल जो अगर है कोई, तो वो बूंदी का किला है। तो आपने सुना ही था वो मेवाड़ वाले को उसने अपनी वाइफ से पूछ लिया था ना, कौन थे वो? कुंभा जी, कि भाई सबसे सुंदर किला कौन सा है? तो महारानी ने बोला कि भाई बूंदी का किला सबसे सुंदर है, कि वो बूंदी की रहने वाली थी। तो बोला अगले दिन बूंदी पर अटैक करेंगे। सेना तैयार कर ली। अब फंस गए, ससुराल वाले भाग के आ गए, महाराज क्या कर रहे हो, ये तो आप तो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। बोले नहीं, ये बोल रही है कि भाई बूंदी का सबसे सुंदर है। अब वो रानी भी अड़ गई, बोले मैं तो बोलूंगी, वास्तव में है। फंस गए ना, एक बार बोल दिया महाराज ने, तो वो क्या करें, फिर नकली बूंदी का किला बना करके उस पर फिर वो अटैक करते हैं ना। फिर जब अटैक करने जाते हैं तो उसमें से भी एक आदमी निकल के लड़ने के लिए आ जाता है। बोल बूंदी चाहिए असली और चाहिए नकली, मैं तो रक्षा करूंगा उसकी। तो मतलब कहानियां बहुत खतरनाक है राजस्थान की, है ना। उसमें से भी एक वो मर जाता है, शहीद होता है, जान देता है नकली किले के लिए भी, फिर महाराज नकली किले को जीतते हैं और अपनी शपथ और प्रतिज्ञा जो होती है उसको पूरा करते हैं। हाँ, रानी का भाई था वो, है ना। क्या हो गया? तारागढ़ हो गया, बूंदी का किला, फिर वो रूडयार्ड किपलिंग वाली बात आ गई, मेहरानगढ़ का आपको बता ही दिया है। और कौन सा किला है अपना? जूनागढ़, ये कहाँ पे है? बीकानेर में है।
हाँ, जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ को। हाँ, भानगढ़ का भी नाम आ सकता है। भानगढ़ कहाँ है? अजबगढ़, भानगढ़, ये कहाँ है? अलवर में है। क्या खास बात है भानगढ़ की? हाँ, 6 बजे के बाद घुसने नहीं देते। क्यों नहीं घुसने देते? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो अजबगढ़ और भानगढ़ थे वो एक ही रात में खत्म हो गए थे। कोई तांत्रिक था और उसको वहाँ की जो रानी थी उससे प्यार हो गया था, और वो राजा से बोलता है कि भाई मेरे से शादी कर दो। राजा तो फिर कैसे मानेंगे, तो फिर उन्होंने उस पर बोला कि कल इस तांत्रिक को ही खत्म करते हैं। और रात रात में तांत्रिक ने ऐसा कुछ किया कि वो सारा आज भी मानते हैं कि भाई रात को बाजार बाजार लगते हैं क्या है, इसलिए मतलब थोड़ी सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, इसलिए लोगों को वहाँ जाना अलाउ शाम को नहीं करते हैं। ये बात बाकायदा वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने लिख रखी है कि भाई रात को जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई चला गया तो फिर वापस लौट के, पर वास्तव में है कि नहीं है वो हमें पता नहीं है, बट वास्तव में ऐसा किया जा रहा है। ये किले हो गए अपने, है ना, और हवेलियाँ हो गई, छतरियाँ हो गई। एक चीज़ रह गई अपने ना, क्या रह गया? एक तो लोक देवियाँ, देव, और एक रह गए संत रह गए हमारे ना। इन दोनों को और कर लेते, फिर लगभग लगभग अपना पूरा हो जाएगा। टाइम हो गया क्या? कर देंगे पूरे या फिर? देखो, मोस्ट मोस्ट सुन लो है ना। लोग देवियाँ कौन कौन से पूछेंगे? एक तो पूछेंगे करणी माता, ठीक है, इसका बता ही दोगे। देश नोक में है, चूहे हैं, ये सारी चीज़ें बता देना। चौहानों की, राठौड़ों की कुल देवी है। एक आपको पूछेंगे, ये तो जीण माता कहाँ पे है? रेवासा सीकर में है। इसका हर्ष पर्वत अभी चर्चा में है, पास में हर्ष पर्वत है ना। अभी क्या क्या हुआ इस पे बताओ? रोपे तो बहुत पहले हो गए थे यार। विंड एनर्जी का राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट सोर्स है ये, है ना। कितनी बन रही है भाई? 12 मेगावाट बन रही है घंटे में वहाँ पे, है ना। जैसलमेर के बाद सबसे दूसरा बड़ा सोर्स कौन सा है? हर्ष पर्वत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा। जैसलमेर, हाँ, जैसलमेर में के बाद में सबसे बड़ा यही है, दूसरा है ना। तीसरा अपने तनोट। तनोट माता क्यों फेमस है? अभी हाल, बीएसएफ के लोग इसकी पूजा करते हैं। राजस्थान में बॉर्डर पे है, और इसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और हाल ही में क्यों चर्चा में है? एक त्रिकोण बना रही है सरकार। कितने पैसे दिए हैं? लगभग 80 लाख रुपए ना। 80 लाख है, 1.7 करोड़ ऐसे कुछ है ना। तो उसमें तीन चीज़ों को जोड़ेंगे, एक तो तनोट, एक लोंगे वाला, और तीसरा कौन सा? किशनगढ़ फोर्ट। ठीक है, इन तीनों को एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। और तनोट मार्ग क्यों फेमस है बताओ? 1971 की लड़ाई में यहाँ पे जितने भी बम गिरे थे, कोई नहीं फटा। आज भी बम बाकायदा वहाँ रखे हैं। अगर आप नेट पे भी निकाल के देखोगे मंदिर, तो आपको बम बाकायदा रखे हुए नजर आएंगे। और लोंगेवाला कौन सी घटना है? बॉर्डर मूवी देखी है आपने? वो बॉर्डर मूवी लोंगेवाला पे बनाई है। और बॉर्डर मूवी में भी साथ में एक मंदिर आपको दिखाएंगे, तो वो बोलता है ना सुनील शेट्टी, ये युद्ध हम ही जीतेंगे लड़ाई। आप जी, एक भी माता हमारे साथ है ना। वहाँ पे जो भी बम गिर रहे हैं वो कोई नहीं फट रहा है। आप देखोगे उस मूवी में भी इस घटना को उसने रिलेट किया है। तो वो मैंने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको घटना पूरी समझ में आ जाए, है ना। तनोट माता का मंदिर लोंगेवाला और किशनगढ़ को लेकर के कॉम्प्लेक्स सरकार बना रही है, विकसित करिए टूरिज्म के लिए। करंट अफेयर्स भी हो गया आपका। करणी माता, जीण माता, तनोट माता, और कौन सी माता है जो आती है? एक शीतला माता का मंदिर है। कौन बनाया था? माधो सिंह प्रथम। क्यों बनवाया था? उनके दो बेटे थे, उनको चेचक हो गया था। फिर उन्होंने माता से प्रार्थना की थी कि माता अगर मेरे बेटे बच गए, मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। उस जमाने में चेचक की इलाज संभव नहीं था, तो फिर वो दोनों बेटे बच गए और फिर माधो सिंह जी ने शीतला माता का मंदिर बनाया। कब कब लगता है मेला? शीतलाष्टमी को, है ना। सारे पता है, गधे इसकी वो है, सवारी है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है, बांध महिलाएं पूजा करती है, कुमार पुजारी होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद संत और देख लो, संत कौन कौन से अपने को पूछे जा सकते हैं। पहला दादू जी, दूसरे मीराबाई। ये दो तो पक्का ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, दादू जी के बारे में बताओ। राजस्थान का कबीर बोलते हैं इनको, क्या खास बात है इनकी? निर्गुण भक्ति करते हैं ना। जैसे कबीरदास जी बोलते हैं ना, जैसे दादू वाणी है, इन्होंने दादू वाणी किताब लिखी है। दादू द्वारा इनका मंदिर अलग है, मान्यताएं अलग है।
मरने के बाद शरीर को क्या है, जलाते नहीं, दफनाते नहीं, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। साधु की खोड़ बोलते हैं उसको, है ना। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी रखी है। 5 इनके शाखाएं हैं, 2 इनके प्रमुख भक्त हैं, दोनों मानते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध है। 2 भक्त कौन कौन थे इनके? वैसे तो 52 थे इनके, लेकिन सुंदरदास जी और रजतदास जी बहुत फेमस थे। हाँ, दूल्हे के वेश में, सही बताया, रजतदास जी दूल्हे के वेश में रहते। सुंदरदास जी ने क्या है, नागा पंथ की स्थापना की थी और एक सेना रखते थे वो। तो जयपुर के शासक, हाँ वही है, जयपुर के जो शासक थे प्रताप सिंह जी, सवाई प्रताप सिंह जी, उनकी हेल्प की थी उन्होंने मराठों के खिलाफ लड़ाई में, है ना। ये हो जाएगा। मीराबाई बहुत फेमस है। महिलाएं तो पक्का याद कर लें इसको, है ना, और जेंट्स भी पक्का इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बताओ जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में जन्म हुआ था, ठीक है। लालन पालन कहाँ हुआ था? पिताजी का नाम? रतन सिंह जी, है ना। दादाजी ने पालन पोषण किया था, दूधा जी ने, है ना। शादी किससे होती है? राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। भोजराज की जल्दी मृत्यु हो जाती है। फिर मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके इनकी पूजा सेवा करती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। मीराबाई ने कौन कौन सी किताबें लिखी है बताओ? रुक्मणी मंगल, कौन थी? सत्यभामा, भगवान कृष्ण की पत्नी थी ना। रुक्मणी मंगल, सत्यभामा रोशनो और नरसिंह जी को मायरो, और पदावली, ठीक है। ये सारी कुछ, ये मीरा जिस मूर्ति में समाहित हुई थी वो जयपुर में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर में मूर्ति लगाई गई। कल मैंने आपको समझाई थी सारी बातें, वो उसके बारे में और ज़्यादा नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचता है भाई, योगदान क्या है संत समाज का या लोक देवताओं का, देवियों का, क्या फ़ायदा समाज में, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे। क्या क्या? पहले तो ये बताएंगे कि भाई एक तो हमारी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसको इन्होंने रक्षा की। काफ़ी सारे देवता हैं, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया, है ना। और इसके भरोसे हमारा जो धर्म है वो आज तक भी जीवित है, भक्ति आंदोलन के कारण। दूसरा ये है कि भाई हमारे जो मोनूमेंट्स हैं वो इनकी वजह से बने, कई सारे मंदिरों का निर्माण इनकी वजह से हुआ है। साहित्य हमारा जो है वो, उसमें बहुत सारी कथाएं घटनाएं इनकी तरफ से बनाई गई। कई सारे तो रचनाएं भी की हैं, जैसे दादू जी ने अपनी रचनाएं की है, मीरा जी ने रचनाएं की हैं, है ना। तो कई उन्हें रचना की, तो साहित्य हमारा समर्थ हो गया। सांप्रदायिकता का विरोध किया है ना। दलित उत्थान किया है, नारियों की सेवा की है। नैतिक उत्थान समाज का, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, नैतिक उत्थान समाज का। भगवान की वजह से ही लोग बचते हैं, वरना तो लोग गलत रास्ते पे जाने से बचते हैं। और क्या है, इनके नाम से मेले भरे जाते हैं, तो मेले भरते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, कई सारी चीज़ें, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, मनोरंजन है, और कई रोजगार है, कई सारी चीज़ों का। तो ऐसे करके कई सारे आंसर आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मोटा मोटा हमने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति कंप्लीट की है, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और 3 दिन की अपनी थी, 3 दिन क्लासें हो गई हैं। फिर देखते हैं अगर इंडियन हिस्ट्री की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इंडियन हिस्ट्री को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेलकम।